सुप्रभात छात्रों। हमने इसके पहले लेक्चर में रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां, प्रतिनिधि कवियों का सामान्य परिचय, जैसे इसमें हमने केशवदास, बिहारी भूषण और घनानंद इसके बारे में चर्चा कर दी थी। यानी इसमें इस अध्ययन में, इस पेपर में हमें 3 ही यूनिट का अध्ययन करना है। तो पहला यूनिट जो है रीतिकाल जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। दूसरा जो यूनिट है वो आधुनिक काल। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है, इसमें प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य का सामान्य परिचय, आधुनिक कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां, युग प्रवर्तक साहित्य का, इसमें कौन कौन से युग प्रवर्तक का हमें चर्चा करनी है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश का इसमें अध्ययन करना है। और तीसरा यूनिट जो है आधुनिक गद्य विधाओं का विकास, इसमें हिंदी उपन्यास साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी यात्रा साहित्य उद्भव और विकास, ऐसे 3 यूनिट का ही हमें अध्ययन करना है। 4 यूनिट है, लेकिन इस साल यानी कोरोना महामारी के कारण सब कुछ ऑनलाइन अध्ययन चल रहा है। इसी कारण इस सत्र में भी हमें 1 यूनिट कम कर दिया है। चौथा जो यूनिट है वो कविता का या काव्य विधा का, वह रद्द कर दिया है। तो आज हम आधुनिक काल के प्रारंभिक गद्य साहित्य जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यानी जैसे प्रारंभिक गद्य साहित्य का सामान्य परिचय, इसमें क्या आ जाता है, जैसे हम देखते हैं कि यानी गद्य और पद्य का प्रारंभ कैसे हो गया, इसकी गतिविधियां क्या है। जैसे पहले कहते हैं 1850 के बाद जैसे भारतेंदु का जन्म हो गया, इसके बाद यानी क्या है गद्य और पद्य ऐसी विधाओं का निर्माण हो गए। इसके पहले आदिकाल हो, रीतिकाल हो, भक्ति काल हो, वह गद्य पद्य मिश्रित साहित्य माना जाता है। इसकी भाषा जो है यानी वह ब्रज थी, अवधी थी, या जैसे हम कहते हैं कबीर की भाषा सदुकड़ी है, मीरा की भाषा राजस्थानी है, मेवाती, मावती, यानी इसमें बहुत सारी भाषाओं का सम्मिश्रण मीरा के साहित्य में हमें दिखाई देता है। ब्रज भाषा का भी उसमें उल्लेख मिलता है। तो ऐसे जो ये गद्य पद्य मिश्रित साहित्य था, गद्य अलग पद्य अलग, यह पहले नहीं था। जैसे 1850 के बाद यानी इसका गद्य और पद्य ऐसा विभाजन हो गया। गद्य में अनेक विधाएं आ गई, पद्य में अनेक विधाएं आ गई। जैसे पद्य में हम देखते हैं तो कविता है, जो या कविता तो पद्य ही है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रगीत काव्य है, चंपू काव्य है। तो उसके साथ साथ 1850 के बाद के पद्य को अलग अलग दृष्टि से विभाजित कर दिया, क्योंकि एक काम हम कर देते हैं तो सुचारू रूप से करना है या अध्ययन करना है तो उसके खंड करने चाहिए, उसका विभाजन करना चाहिए, तब हम अध्ययन ठीक ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए यानी कविता को भी यानी छायावादी कविता, छायावाद पूर्व कविता या प्रेमचंद कालीन कविता या जैसे भारतेंदु कालीन कविता ऐसा नामकरण कर दिया है। छायावादी के बाद आ गए हैं हालावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छाटोत्तरी, साठोत्तरी, नव्य कविता, 21वीं सदी के प्रथम कविता, 20वीं सदी के कविता। तो ऐसे अलग अलग नामों से उसे नवाजा गया है। जैसे प्रगतिवादी कविता में भी हमें देखते हैं कि यानी तार सप्तक कवि, यानी तार सप्तक यानी 7 कवि मिलकर यानी कविता लिखते थे। तो उसे सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक, 5वां सप्तक, इसके प्रणेता के रूप में कार्य करने वाले अग्नेय जी है। तो यह जो है तो ऐसे यानी गद्य पद्य में विभाजन हो गया। गद्य में हम देखते हैं तो यानी गद्य में नाटक आ गया, महाकाव्य नाटक आ गया, और इसके साथ साथ एकांकी आ गई, उपन्यास आ गया, यात्रा वर्णन, रेखा चित्र, निबंध। निबंध का भारतेंदु काल में निबंध का काफी विकास हो गया। इसी समय प्रेमघन जी है, बाल मुकुंद गुप्त है, बद्रीनाथ चौधरी है,
तो इन लोगों ने गद्य में यानी निबंध को काफी महत्व दे दिया है। तो निबंध साहित्य का विकास यानी भारतेंदु काल में काफी हो गया है। इस काल के कवि जो है कई पत्रकार है, तो उसमें लेखन उन्हें अच्छा आता था। इसी कारण उन्होंने निबंध के माध्यम से यानी व्यंग्य निबंध हो, वर्णनात्मक हो, तो अलग अलग प्रकार के निबंध शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने निबंध को काफी विकास किया है। तो उसी समय यानी नाटक विधा का विकास भी अच्छी ढंग से हुआ था और वह संस्कृत भाषा के आधार पर हुआ था। संस्कृत में बहुत सारे नाटक, हम कालिदास के नाटक देखते हैं संस्कृत में है। उसी के आधार पर भारतेंदु जी ने बहुत नाटक लिखे हैं, अंग्रेजों के ऊपर भी लिखे हैं। अंधेर नगरी हो या जैसे बाल मुकुंद गुप्त है, उन्होंने बद्रीनाथ चौधरी हो, तो इस काल के जो गद्यकार के रूप में है जयशंकर प्रसाद है, निराला है, दिनकर है, उन्होंने भी नाटक लिखे, महाकाव्य लिखे, कई खंड काव्य लिखे। तो ऐसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो तो अच्छे कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी अनेक नाटक लिखे हैं। तो उसके माध्यम से यानी सामान्य जनता को तो आनंद मिलता ही है और उसके द्वारा जो उन्होंने जो कई परंपराएं हैं उस परंपराओं पर भी कड़ी चोट लगाने का प्रयत्न कर दिया है। गो हत्या हो, बाल विवाह हो, उसके पर भी नाटक लिखे हैं। तो उसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का कार्य इस काल के जो गद्यकार माने जाते हैं, जैसे उसमें हम देखते हैं तो रानी केतकी की कहानी लिखने वाले मुंशी सदा सुखलाल हो या इंशाअल्लाह खान हो, तो यानी रानी केतकी की कहानी हिंदी में लिखी गई और वहाँ लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा कहा जाता है। हिंदी के विकास काफी नहीं है, तो हिंदी के पहले ब्रजभाषा थी, अवधी थी, इसमें हमें साहित्य मिलता है। हिंदी का प्रारंभ जैसे हम खड़ी बोली हिंदी मानते हैं, तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी में पद्य तो निर्माण होगा। इसके पहले ब्रज अवधी भाषा थी। तो छायावादी कवि जो है उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभ कर दिया और छायावाद जो मानते हैं 1916 से मानते हैं। अब 100 साल की जिंदगी है उनकी, और ऐसे में गद्य मिलना और पद्य अलग अलग कर देना, जैसे हम देखते हैं तिल और तंदुल मिलाते हैं या तंदुल में चावल में हम कंकड़ मिलाते हैं तो उसे हम अलग कर सकते हैं। लेकिन दूध में हम शक्कर डाल देते हैं तो शक्कर और दूध को अलग हम तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह ब्रज भाषा, अवधी भाषा जो पहली थी उससे यानी क्या है, हिंदी को अलग करना या खड़ी बोली हिंदी का रूप स्थापित करने के लिए बहुत सारा समय लग गया है। तो ऐसे यानी छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर दिया, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हो, महादेव वर्मा हो, पंत जी हो या निराला जी हो, उन्होंने पहले काफी प्रयत्न कर दिया। तो पद्य के क्षेत्र में इन्होंने काम कर दिया। गद्य के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं कि पहले प्रेमचंद जी जो है उपन्यास क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने काफी उपन्यास लिखे और उस उपन्यासों पर सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो स्थितियां है उस पर कड़ा प्रहार कर दिया है। प्रेमचंद ने पहले उपन्यास उर्दू में लिखे हैं और उर्दू में और उसी समय वे अपना धनपत राय नाम से लिखते थे, प्रेमचंद नाम से लिखते थे। तो अलग अलग नामों से उन्हें क्या कर दिया जाता था, पुकारा जाता था। वे यानी अंग्रेजों ने उनके कई उपन्यास जला दिए और उन्होंने कहा कि यानी ऐसा मत लिखो, तो वे नाम बदल कर लिखते थे। अंग्रेजी अफसर उन्हें कहते थे अगर आप हमारे शासन में है, इसी कारण तुम्हारे सोजो वतन यह कहानी संग्रह जो है उन्होंने उसको जला दिया और कहा
कि यानी तुम हमारे राज्य में है, इसी कारण आपकी कृतियां सिर्फ जला तो दी, अगर मुगल शासन में होते तो आपको फांसी के फंदे पर लगा दिया होता। तो ऐसे बहुत सारे यानी लेखकों की कृतियां पर यानी दबाव आता था। यानी ये इस काल के लेखक जो है वह अंग्रेजों के खिलाफ यानी जनता के मन में जागृति लाने का कार्य कर रहे थे। तो गद्य साहित्य में उपन्यास है, नाटक है, कहानी है। कहानी के माध्यम से भी चंद्रधर कोलेरी जी ने एक कहानी लिखी, उसने कहा था, तो ये कहानी से ही वे यानी साहित्य जगत में यानी काफी प्रभावित हो गए। तो यानी बर्मा का जो युद्ध था, उस युद्ध में सैनिक की व्यथा किस तरह होती है, सैनिक अपने परिवार से दूर जाकर कैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं, अपने प्राण की बाजी लगाकर दिए हुए वचन को पूरा करते हुए सैनिक इसमें दिखाए गए हैं। तो उसने कहा था, यानी किसने, उसका नाम तो पता नहीं है। तो ऐसे जो है कई कहानियों ने हिंदी साहित्य जगत नहीं तो पूरी सृष्टि पर तहलका मचा दिया है। दुलाई वाली एक कहानी है, तो उसमें भी उसी तरह का वर्णन है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक जो हम देखते हैं, ध्रुव सामिनी हो, अजात शत्रु हो, उन्होंने लगभग 13-14 नाटक लिखे हैं। काव्य के बारे में तो वह सही है, लेकिन नाटक भी उन्होंने लिखे हैं और उपन्यास भी लिखे। उपन्यास ज्यादा नहीं, लेकिन नाटक उन्होंने विशाखा वगैरह लिखे हैं। ध्रुव स्वामिनी है, जो ऐतिहासिक भी नाटक उन्होंने लिखे हैं। यानी ऐसे जो है चंद्रगुप्त है, स्कंद गुप्त है। तो यानी मौर्य कालीन समस्या पर भी उन्होंने यानी काफी प्रकार डालने का प्रयत्न कर दिया है। यात्रा साहित्य का वर्णन हो गया, राहुल संस्कृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र उसे कहते हैं, तो उन्होंने यात्रा साहित्य पर काफी प्रकार डाल दिया है। युद्ध वर्णन है उसमें, तो संस्मरण है, रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र और संस्मरण में रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेव वर्मा दोनों यानी उच्च स्थान प्राप्त करने वाले लेखक माने जाते हैं। संस्मरण महादेव वर्मा ने भी लिखे, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने भी लिखे, रेखा चित्र भी उन्होंने लिखे हैं। तो ऐसे यानी हर एक लेखक अपनी अपनी दृष्टि से यानी गद्य और पद्य का विभाजन होने के बाद गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में यशस्वी होते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रारंभिक काल जो देखते हैं, भारतेंदु काल, गद्य के विभाजन करते समय भारतेंदु कालीन गद्य ऐसा विभाजन कर दिया है। तो भारतेंदु कालीन गद्य में निबंध आता है, नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं। तो इसमें ज्यादा विधा भारतेंदु काल में निबंध और नाटक चल गई है। तो उसी समय के जो निबंधकार है, तो उन्होंने यानी अंग्रेजों पर या हमारे समाज में जो कुरीतियां है, विसंगतियां है, उस विसंगतियों पर कड़ा प्रहार करने का प्रयत्न कर दिया है। भारतेंदु जी ने भी जाति व्यवस्था, कर्मकांड, उस पर भी कड़ा प्रहार कर दिया है। वे अच्छे वैष्णव भक्त है, फिर भी वे यानी समाज में जो कर्मकांड है उस पर यानी कड़ा प्रहार करने का प्रयत्न कर देते हैं। तो ऐसे गद्य और पद्य ऐसा विभाजन हो गया। आज भी नई नई विधाओं का सृजन हो रहा है, नई नई विधाएं समाज में आ रही है, इस पर भी काफी चर्चा होती रही है। तो गद्य साहित्य भारतेंदु कालीन या प्रेमचंद पूर्वकालीन जो हम मानते हैं, तो वो काफी प्रभावित था और उसी समय काव्य पूर्ति के करने के लिए यानी काव्य गोष्ठियां होती थी और काव्य गोष्ठियों में एकाध विषय दिया जाता था और उस पर हर एक कवि अपनी दृष्टि से कविता लिखते थे। और इसी कारण यानी भारतेंदु कालीन जो कविता है या छायावादी काव्य के पूर्व का समय जो है वो काव्य पूर्ति का समय माना जाता है। और कई विद्वान जो थे उसमें यानी संशोधन करते थे उस कविता में और वह कविता छप जाती थी। संशोधन करने के लिए एक विद्वान होते हैं
जैसे विद्वानों में जैसे हम मानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल जी होने चाहिए या राम कुमार वर्मा होने चाहिए, तो इन लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से योगदान देने का कार्य कर दिया है। तो यानी स्वातंत्र पूर्व यानी जो काव्य है या स्वातंत्र पूर्व जो गद्य है वह उसी समय के अनुसार यानी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो गद्य की पूर्व पीठिका के रूप में यानी भारतेंदु महत्वपूर्ण है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, राम कुमार वर्मा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो इन लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से हिंदी साहित्य को यानी प्रकाशित या उसका विकास करने का प्रयत्न कर दिया है। तो छात्रों आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में हम जब गद्य विधाएं है या आधुनिक काल की जो सामाजिक या राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।